समझ में आए ना वर्ड्स? एज इन ये वर्ड्स को याद रखने का ज्यादा कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको कुछ कुछ वर्ड्स है जो हमारे एक्चुअल इंग्लिश वर्ड से मैच होते हैं, तो वो वर्ड्स आप इजीली याद रख सकते हो। बाकी तो आपको थोड़ा थोड़ा रट्टा करना ही पड़ना है वैसे तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो है डेबाकल। डेबाकल का मीनिंग होता है एन अटर फेलियर और डिजास्टर। मतलब तुम इतना बुरा फेल हुए हो, इतना बुरा फेल हुए कि तुमको लोगों के सामने अब एम्बैरेसमेंट हो रही है कि भाई मैं तो इतने शान से बोला था, मैं एकदम भारी काम करने वाला है, बट तुम्हारा फेलियर इतना बेकार निकला, मतलब तुम इतने बुरी तरीके से फेल हो गए कि अब एम्बैरेसमेंट तो होनी ही है। तो इट इज एन अटर फेलियर और डिजास्टर। जैसे डिबैकल ऑफ अपोजिशन इन द इलेक्शंस। जैसे अभी इलेक्शन में कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो आई और बोली कि अरे मैं तो बहुत तगड़ा खेलने वाला है, मेरे को ना चैलेंजिंग है, मैं बहुत अच्छा है, मतलब भारी है अपना काम सब कुछ, बट पता चला यार उसने इतना अच्छा किया, उसने कैंपेन इतना अच्छा किया, उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई वो जीतने वाला है, बट जैसे ही रिजल्ट आया फेल, अटर फेलियर, कुछ चीज नहीं मिला उसको, बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। तो उसको सबके सामने बहुत एम्बैरेसमेंट हुई, उसने इतनी बड़ी बड़ी फेंकी थी, वो सारी चीजें क्या हो गई, अब वो सारी चीजों को लेके उसको बहुत एम्बैरेस फील हो रहा है। तो यही है डिबैकल। नाउ देन जो नेक्स्ट वर्ड है आपका डी फैक्टो, डी जूरे जो है ना, तो अभी ये जो नेक्स्ट वर्ड है डी फैक्टो या और एक और वर्ड है डी जूरे, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स है, यानी ऑपोजिट्स है, एंटोनिम्स है। ओके, हम इसे ये क्रॉस मार्क अगर आपको नहीं समझना होगा तो इसे हम मिटा के लिख देते हैं, एंटोनिम है। क्या है ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम। ओके, डी जूरे और डी फैक्टो। डी फैक्टो का मीनिंग होता है जो फैक्ट से बनाया गया है, जो फैक्ट का अप्रूवल है, बस फैक्ट है तो है, लॉ माने या ना माने, फैक्ट है तो है, ऐसी चीज ऐसी हुई थी तो हुई थी, दैट्स इट। ही गेट्स दिस, डी जूरे गेट्स इट्स राइट फ्रॉम फैक्ट्स, फैक्ट से इसको इसके राइट्स मिलते हैं, तो ये है डी फैक्टो। अब देखो डी फैक्टो का फैक्ट आया है तो मतलब कुछ फैक्ट से रिलेटेड ही है, तो ये फैक्ट का क्या है बोलेंगे, एक्चुअल फैक्ट है, यही है फैक्ट भाई। अब लॉ इसे माने ना माने, ये ऐसा है तो ऐसा ही है, तो दिस इज डी फैक्टो। और डी जूरे क्या है, ऑब्वियसली अब ये फैक्ट है ना, अब ये फैक्ट से रिलेटेड है और ये बोल रहा है कि भाई लॉ माने ना माने फैक्ट तो है ही। अब ये बोल रहा है ये चीज, तो डी जूरे उसका उल्टा ही हुआ ना, डी जूरे बोलेगा फैक्ट वैक्ट कुछ नहीं जानते, लॉ ने अगर अप्रूव किया तो ठीक है, नहीं किया तो भाड़ में जाओ। तो डी जूरे इज क्या है, डी जूरे, डी जूरे इज राइट गिवन बाय लॉ या राइट्स gained from law या फिर law as in law, तो that is डी जूरे। अब जूरे वर्ड आया तो कहीं कहीं जुडिशरी, जूरी, इससे से राइम हो रहा है हमारा वर्ड, इस तरीके से जा रहा है, तो ये डी जूरे इसलिए लॉ के लिए हम याद रख सकते हैं कि डी जूरे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये लॉ से रिलेटेड है। तो ये डी फैक्टो और डी जूरे क्या है, एक और पहली बार वो दोनों एंटोनिम्स है एक दूसरे के। सेकेंडली डी फैक्टो क्या है, फैक्ट से डिराइव होता है, और डी जूरे क्या है, लॉ से डिराइव होता है। ओके, तो ये है आपका डी फैक्टो और डी जूरे, सिंपल, खत्म, इतना ही है। अब डी फैक्टो का हम मीनिंग बढ़ जाते हैं एक्चुअल और इन फैक्ट, एक्चुअल और इन फैक्ट। डी फैक्टो रिकग्निशन ऑफ अ स्टेट टू अ स्टेट, डी फैक्टो रिकग्निशन ऑफ टू अ स्टेट, ठीक है, वेदर लीगली रिकॉग्नाइज्ड और नॉट, बट डी फैक्टो मतलब डी फैक्टो है भाई, है तो है, कुछ नहीं कर सकते, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और नॉट, हमें कुछ लेना देना नहीं है। देन डी जूरे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, डी जूरे, दैट इज कहाँ से आया, फ्रॉम द लॉ बाय राइट, फ्रॉम द लॉ बाय राइट, लॉ ने उसको राइट्स दिए हैं, तो हैविंग राइट्स और एग्जिस्टेंस एज स्टेटेड बाय लॉ, ये डिराइव्ड फ्रॉम लॉ। ओके, तो ये आपका डी जूरे, राइट, हैविंग राइट्स और एग्जिस्टेंस stated by law और derived by law. Okay, now the next जो है de novo। अब इसको de novo, ये तीनों भी जो वर्ड्स है ना कहीं आपके इसमें यूज होते हैं, लीगल टर्म्स है ये de novo।
अब डी नोवो का मीनिंग सिर्फ लीगल टर्म्स में ही नहीं, एक्चुअल में भी ऑब्वियसली इसका मीनिंग क्या है, अ फ्रेश स्टार्ट, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग, है ना, अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, फिर से कुछ चीज को स्टार्ट कर रहे हो, तो वो होता है आपका डी नोवो। जैसे अब ट्रायल हुआ है, वहां में ना कोर्ट में कोई केस वेस चल रहा है, अब वो केस चल रहा है, लोगों ने बोला करा सब ठीक ठाक हो गया, बट ना अब जैसे राम मंदिर का केस ही समझ लो, चल रहा था, समझो इतने सालों से चल रहा था, बट कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा था। फिर कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अभी इसको ना हम शुरुआत से फिर से शुरू करते, जीरो से ये केस को शुरू करते, और फिर से इसको हम पूरी इसका जो भी प्रोसीजर है उस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो क्या हुआ, जो राम मंदिर का केस था इतने सालों से चला आ रहा था, उसका जो भी डिसीजन था उसको रख दिया साइड में, और बोला गया कि चलो अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो वो क्या था, डी नोवो। ओके, क्या है वो, डी नोवो। अब किसी का हो जाता है कि भाई अभी ना लाइफ में बहुत गड़बड़ कर दी है, अभी थोड़ा सा ना ब्रेक लेते हैं और फिर से शुरुआत से शुरू करते, पूरा जीरो से शुरू करते, एकदम मस्त स्टार्ट करेंगे। तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, डी नोवो। क्या हो रहा है उनका भी, डी नोवो, यानी अब वो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं उनकी लाइफ की, जो हो गया सो हो गया, रहने दो स्टार्ट में, अब फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। तो वो क्या है, डी नोवो। तो तीन वर्ड डी से शुरू हो रहे हमारे, डी फैक्टो, डी जूरे और डी नोवो। ये तीनों क्या है, लैटिन वर्ड्स है। यप, ये तीनों क्या है, लैटिन वर्ड्स है। डी फैक्टो, डी जूरे, डी नोवो, क्या है ये तीनों, लैटिन वर्ड्स है। अगर आप कहीं देखो तो लैटिन वर्ड्स ना काफी हद तक ना हमारा जो इंग्लिश वर्ड से बहुत सिमिलर मीनिंग देते हैं, बहुत सिमिलर, एकदम से ओवर द टॉप कुछ नया मीनिंग उसका नहीं आ रहा, बहुत सिमिलर मीनिंग्स आ रहे हैं उसके। जैसे हमने पढ़ा था एब इनिशियो, इनिशियो हमने देखा इनिशियल है, एब ओरिजिन हमने देखा ओरिजिन ही है यार, ओरिजिन तो इंग्लिश वर्ड ही है। तो ऐसे काफी ना लैटिन वर्ड्स आपको याद करने को ज्यादा डिफिकल्टी तो होने ही वाली है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और आपको समझ जाएगा कि नहीं ये वर्ड का कुछ तो इंग्लिश वर्ड निकलेगा ही, ठीक है ना। तो बहुत से लैटिन वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कि एवरी लैटिन वर्ड, बट बहुत से लैटिन वर्ड्स का काफी सारा डायरेक्टली इंग्लिश में वैसा का वैसा वर्ड लिया है। तो ये था हमारा वैसे डी फैक्टो, डी जूरे और डी नोवो। डी फैक्टो क्या है भैया, फैक्ट से डिराइव्ड है, फैक्ट है तो है, वेदर इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ और नॉट, इट इज अ फैक्ट। देन डी जूरे क्या है भाई, राइट्स और एनीथिंग स्टेटेड बाय लॉ, कुछ भी है, रूल्स और ऑर्डर्स जो भी है स्टेटेड बाय लॉ। देन डी नोवो, डी नोवो क्या है, फ्रेश स्टार्ट, अगेन अ न्यू स्टार्ट, नया स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका, डी नोवो। ओके, ठीक है, चलो समझ में आया आपको इतना। अब नेक्स्ट जाते हैं, वो कुछ है आपका डेन्यूमंट, डेन्यूमंट क्या है, इट इज अ एंड ऑफ अ प्ले और अ प्लॉट और नैरेटिव, यानी इन प्ले में अगर आपका कोई आप थिएटर देखते हो तो उसका जब एंड होने आता है तो उसको बोलेंगे डेन्यूमंट। क्या बोलेंगे, डेन्यूमंट। अब आप में से अगर कोई सीरीज देखता होगा, तो किसी ने जीओटी देखा है, हाथ ऊपर करो, देखा है क्या, ओके, नहीं देखा है, गुड है। फ्रेंड्स देखा है, हाथ ऊपर कर लो, फ्रेंड्स देखा है। तो अब इसको अगर आपको सेंटेंस में बनाना है और सेंटेंस में अगर आप इसको यूज करते हो तो कैसे यूज करोगे आप, कि आप ऐसे बोलोगे, देखो जीओटी क्या है ना, एक काफी बहुत फेमस बहुत हिट सीरीज है, जो लास्ट ईयर उसका ना लास्ट सीजन आया था, उसके बाद वो बंद हो गया, लास्ट ईयर लास्ट सीजन आया था। तो उसमें क्या हुआ है उसमें लास्ट सीजन था, ये एंड था, अब ये प्लॉट है, यही खत्म हो जाएगा, खत्म, इसके आगे नहीं जाना है। तो इसको आप किस तरीके से बोला जाओगे, गेम ऑफ थ्रोन्स यानी जीओटी जिसको बोला जाता है। GOT was GOT's denouement was aired last year in the month of Feb, यानी क्या, लास्ट ईयर मंथ ऑफ फेब में उसका लास्ट सीजन आया, लास्ट प्लॉट था, खत्म हो गया, इसके बाद वो चीज आने नहीं वाली है। तो इट इज एंड ऑफ अ प्लॉट और नैरेटिव। क्या है ये, एंड ऑफ अ प्लॉट और नैरेटिव। क्या हुआ है, जीओटी है। आपका फ्रेंड्स ले लो, अगर आप फ्रेंड्स देखते हो तो शेल्डन कोई बिग बैंग थ्योरी देखता है तो बिग बैंग थ्योरी ले लो। ये सारी चीजें जब एंड हो रही थी तो इसके सारे जो लास्ट सीजन थे उसके लास्ट प्लॉट्स थे, लास्ट कुछ एपिसोड्स, उन सबको क्या बोलोगे आप, डी नो वन, ठीक है, डी नो मान, सॉरी यार क्या बोल रही हूँ, डी नो मान, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज
जो है वो भी काफी इजी है, डर्नियर रेसॉर्ट। नेक्स्ट क्या है, डर्नियर रेसॉर्ट। अब ये जो डर्नियर रेसॉर्ट है ना, इसमें जो ये वर्ड है डर्नियर, ओके, इसका जो लास्ट वर्ड है डर्नियर रेसॉर्ट, तो ये जो डर्नियर वर्ड है ना, इसका मीनिंग ही होता है लास्ट। ओके, अब रेसॉर्ट का मीनिंग तो हम सबको पता है, रेसॉर्ट एक मस्त ऐसी प्लेस जहाँ हम हमारे फैमिली के साथ घूमने फिरने जाते हैं, आराम करने जाते हैं, चिल मारने जाते हैं, एक दिन के लिए चिल मारने जाते हैं, या फिर हम कहीं घूमने फिर किसी की शादी वादी हो जाती है भाई बड़े बड़े रिसोर्ट्स में, तो ये क्या है हमारा डर्नियर रिसोर्ट यानी लास्ट रिसोर्ट। लास्ट हमारे पास ऑप्शन यही बचा है, ये लास्ट ऑप्शन है भाई, इसके बाद ना पता नहीं क्या होगा, ये आखिरी चीज है, ये हमें करनी ही होगी, या इस तरीके से यही हमारे पास अभी एक ऑप्शन बचा है, इसके अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये डर्नियर रेसॉर्ट हुआ। डर्नियर का खुद का ही मीनिंग होता है लास्ट, और रेसॉर्ट का इज रेसॉर्ट, तो इट इज अ लास्ट रेसॉर्ट। ओके, सिंपल, इतना ही है ये वर्ड का मीनिंग, और कुछ है नहीं। देन द नेक्स्ट इज डेटांटे। क्या है, डेटांटे, डेटान, सॉरी डेटांटे कहां से बोलूं, डेटान। द नेक्स्ट वर्ड इज डेटान, डेटान। ओके, तो जो इसका मीनिंग क्या होता है, ईजिंग ऑफ स्ट्रेस और रिलेशंस स्पेशली बिटवीन कंट्रीज। ईजिंग ऑफ क्या, स्ट्रेस और रिलेशंस, यानी कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, अभी जो टेंशन जो है ना वो रिलैक्स हो गया है, टेंशन कम हो गया है, अभी ज्यादा, अभी जो कंट्रीज है ना थोड़ी सी फ्रेंडली होने जा रही है, तो इसको बोलेंगे आप डेटान। यानी अभी इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो बहुत खतरनाक है। अभी क्या हमारे डेटान रिलेशन है, नहीं है भैया, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे में डेटा तो कुछ है ही नहीं। तो अगर जब डेटा ऑन रिलेशन होंगे हम लोगों के, जब हमारे सारे जो टेंशन है हम दोनों में, मतलब अभी सब जो टेंशन चल रहा है हमारे बॉर्डर्स पे, जब वो कम हो जाएगा, इवन अभी ट्रेड वॉर शुरू हो गया, तो जब ये चीजें कम हो जाएगी तब उसके उस सिनारियो को हम क्या बोलेंगे भैया, डेटान। यानी क्या हो रहा है भाई, जो हाँ राइट, आई थॉट मैंने बीच के कोई वर्ड्स भूल गई, नहीं मैंने भूल गई, और नहीं बस, तो डेटान क्या है, ये रिलैक्सिंग ऑफ टेंशन। टेंशन क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ओके, एनीवेज मैं एक वर्ड ऊपर भूल गई हूँ, वो हम वापस करेंगे, बट उससे पहले डेटान देख लेते एक बार फिर से। डेटान क्या है, रिलैक्सिंग ऑफ टेंशन बिटवीन कंट्रीज। दो कंट्रीज जो वॉर में थी, उनमें अगर कोई टेंशन कम हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, डेटान। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वर्ड मैंने ऊपर भूल गई हूँ, डर्नियर रेसॉर्ट के ऊपर जो वर्ड है वो है डे प्रोफुंडस। क्या है, डे प्रोफुंडस, अ हार्ट फेल्ट अपील और फीलिंग या एक्सप्रेसिंग डीप फीलिंग ऑफ सॉरो टू समवन। ठीक है, कुछ आप में बहुत दुखी हो, आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान हो, बहुत सैड हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जब आप वो किसी से शेयर करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, डी प्रोफुंडिस। डी प्रोफुंडिस, जब आप ये चीज को एक्सप्रेस करते हो तो उसे क्या बोला जाएगा, डी प्रोफुंडिस। या अभी आपका कोई फ्रेंड है, या आप खुद नहीं, आप खुद में, आप में से तो कोई ऐसा होगा नहीं, तो एनीवेज आपका कोई फ्रेंड है जो बेचारा अभी बहुत रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, बहुत दुखी है, बहुत सॉरो है, तो अब उसको खुद को, जब आप वो खुद को जब आपके पास सामने एक्सप्रेस करेगा, उसके सारे सॉरोज, उसका जो पेन है वो आपके साथ शेयर करेगा, तो उसको आप क्या बोलोगे तब, डे प्रोफुंडिस। भैया क्या बोलोगे उसको आप, डे प्रोफुंडिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो है, अब हम लाइन से आ जाते हैं वापस से। नेक्स्ट जो है डर्मेटिस पर्सोने। क्या है ये, डर्मेटिस पर्सोने यानी कैरेक्टर ऑफ अ प्ले और नॉवेल और नैरेटिव। कैरेक्टर ऑफ अ प्ले, नॉवेल और नैरेटिव, किसमें का है ये कैरेक्टर, प्ले, नॉवेल या नैरेटिव। जैसे रोमियो एंड जूलियट, किसमें कैरेक्टर है, प्ले है, एक प्ले चल रहा है, उसके कैरेक्टर है, तो ये क्या है, इन्हें क्या बोला जाता है, डर्मेटिस पर्सोने, यानी एक कोई प्ले है, उसका जो कैरेक्टर है, हैरी पॉटर प्ले का कैरेक्टर है, एक नैरेटिव, एक जो नॉवेल है उसका कैरेक्टर है, तो वो क्या है हमारा, डर्मेटिस।
यानी जैसे नैन्सी ड्रू, हार्डी बॉयज, शेरलॉक होम्स, ये सारे क्या है, ये डर्मेटिस पर्सोने हैं। डर्मेटिस पर्सोने, डर्मेटिस यानी कोई प्ले का एक कैरेक्टर, जो प्ले है, कोई अगर कोई जो एक कोई थिएटर हो रहा है, कोई यहाँ पे मस्त सा कोई एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा है, उसका कोई कैरेक्टर बन के आया है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, डर्मेटिस पर्सोने। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बहुत कॉमनली यूज्ड है आजकल, तो भैया न्यूज चैनल में बोलो, हर जगह बोलो, कहीं पे भी बोलो, ये वर्ड बहुत यूज हो रहा है, वो है एलिट। क्या है वर्ड, एलिट, यानी कि हाई फंडू लोग, अ ग्रुप ऑफ क्लास, अ सेलेक्टेड ग्रुप और क्लास, सेलेक्टेड ग्रुप और क्लास। कैसे रहते हैं ये लोग, ये लोग बहुत हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, हाई प्रोफाइल वाले लोग रहते हैं, हम उनको बोलते हैं एलिट ग्रुप। हमसे ज्यादा उनके पास क्या होता है, उनके पास हमसे ज्यादा मनी पावर होता है, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत अच्छा होता है उनके पास सुपीरियर क्वालिटीज हर चीज में, बहुत हर चीज की उनके पास सुविधा होती है, तो वो है एलिट ग्रुप। आपको ये एलिट ग्रुप सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलेंगे, जैसे अगर मुंबई में मैंने सुना है साउथ मुंबई है, वहां पे एलिट ग्रुप दिखता है। दिल्ली का मेरे को कुछ पता चला कि साउथ दिल्ली में एलिट ग्रुप मिलता है, यानी कि ये अपने में ही बहुत भारी है, मतलब हम सब में बहुत भारी है ये लोग, बहुत रिच फैमिली से कह सकते हो। rather than calling them from a rich family, they belong to a very good position in that particular city, ठीक है, तो वो होते हैं एलिट ग्रुप। तो ये है हमारा एलिट। ओके, देन नेक्स्ट एलिट, हाँ ओके राइट, देन द नेक्स्ट जो है वो वर्ड है, ये वर्ड का थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग पड़ता है, बिकॉज जो ये फ्रेंच वर्ड है, अब फ्रेंच में ना इसे पढ़ा जाता है ईएन, ये जो ईएन है, ये ईएन है, इसको आप कैसे पढ़ोगे, ऑन के प्रोनाउंसिएशन में इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो ये ईएन जहां पे भी फ्रेंच का वर्ड आता है ना, इसको ऑन बोल के पढ़ा जाता है, जैसे ऑन्ट्रप्रीनियर है ना, यहाँ पे जो आपके वर्ड्स है ऑनफेंट, जो ये एनफेंट है, हम अभी जो वर्ड देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है ऑनफेंटेरेबल। ओके, ऑनफेंट, ओके, ये एन अगर हम ऐसे पढ़े तो एनफेंट पढ़ा जाता है ना, बट नहीं, इसका फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ऑनफेंटेरेबल। क्या होता है, ऑनफेंटेरेबल। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन, रिपीट करो मेरे साथ, ऑनफेंटेरेबल, ऑनफेंटेरेबल, इसका प्रोनाउंसिएशन इज ऑनफेंटेरेबल। अब ऑनफेंटेरेबल का मीनिंग होता है एक ऐसा बच्चा, अब ऑनफेंट को आप देख सकते हो कि ऑनफेंट, अगर आप नॉर्मल इसमें पढ़ लो तो इसको पढ़ेंगे हम एनफेंट, थोड़ा सा कर लो इसको, और तो ये होता है इन्फेंट के जैसा राइम हो रहा है, तो ये कुछ बच्चे से रिलेटेड है। और टेरेबल का मीनिंग इज टेरेबल, भाई बहुत बुरा। तो ऐसा बच्चा जो ना ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, बहुत ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, तो उसे बोला जाता है ऑनफेंटेरेबल, अ चाइल्ड हु आस्क एन ऑकवर्ड क्वेश्चन, या फिर अ पर्सन हु बिहेव इनएप्रोप्रिएटली या इन एन एम्बैरेसिंग वे, तो इसे भी बोला जाता है ऑनफेंटेरेबल। तो ऐसे कौन है भाई, एक बच्चा जो ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, और पर्सन और थिंग कॉजिंग एम्बैरेसमेंट बाय अनरूलीनेस, एम्बैरेसमेंट बाय अनरूलीनेस, यानी कि भाई वो थोड़ा अजीब व गरीब तरीके, मतलब ऐसे ही बिहेव कर रहा है जिस तरह लोगों को एम्बैरेस फील होगी, यार ये नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, पता नहीं कौन है, मैं तो नहीं जानता ऐसे। अब जब आप ऐसे किसी के साथ बिहेव करोगे तो वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है वो टाइम पे, ऑनफेंटेरेबल। ओके, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर को मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाली, बिकॉज हमने ये बहुत बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा है, ये वर्ड हमें आया है और हमने इसे रीड भी किया है। अब एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ना ये फ्रेंच में इसको एन नहीं पढ़ा जाता है, ऑन पढ़ा जाता है, इसके लिए इसको प्रोनाउंस किया जाता है एंटरप्रेन्योर। ओके, देन जो नेक्स्ट है वो है ऑन मास। ऑन मास क्या है, ऑन मास का मीनिंग इज ऑल टुगेदर, सब साथ में। घूमने जाना है, साथ में जा रहे हैं, पढ़ाई करना है, साथ में कर रहे हो, खेलने जाना है, साथ में खेल रहे हो, तो क्या हुआ, सब लोग सब कुछ साथ, आप सब लोग सब कुछ साथ में कर रहे हो, तो वो है ऑन मास। जैसे दे टुक लीव ऑन मास, मतलब क्या हुआ भाई, साथ में सबने छुट्टी ले ली है, मास बंक किया, बोलते हैं ना
मास बंक करेंगे, तो वही है ऑन मास, मतलब सब साथ में बंक करेंगे, आएंगे ही नहीं, साथ में छुट्टी मारेंगे, साथ में घूमने चले जाएंगे, तो दैट इज मास। हम नॉर्मल लैंग्वेज में मास बोलते हैं, और उसे फ्रेंच में क्या बोला जाता है, ऑन मास। ओके, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है ऑन रैप्टर। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, ऑन रैप्टर। ऑन रैप्टर जैसे आप आपके दोस्त को बोलते हो ना, दोस्त या किसी बंदे के न्यू बंदा बंदी मिल रहा है या कोई मिल रहा है आपको, और हमारा रैपो बहुत सही सेट हुआ है, मस्त रैपो जमा हमारा, बहुत भारी रैपो था हमारा, हम लोग ना एकदम सेम लेवल पे एकदम हमारा रैपो तगड़ा है, तगड़ा, तो वो क्या है, ऑन रैप्टर। रैप्टर का मीनिंग क्या होता है, मतलब ऑन रैप्टर का मीनिंग क्या होता है, इन हार्मनी, इन एग्रीमेंट, आप लोग एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, एक दूसरे का ऑन रैप्टर हो जाओगे आप एक दूसरे के। अगर ऐसा आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप क्या बोलते हो, आपका जो रिलेशन है वो हार्मनी वाला रिलेशन है, आप में एग्रीमेंट होती है, डिसएग्रीमेंट कम होती है और एग्रीमेंट ज्यादा होती है, तो आप क्या हो, ऑन रैप्टर, यानी आपका रैपो, हम बोलते हैं ना रैपो बहुत सही बैठा है, तो ये है ऑन रैप्टर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, ये हमने इंडिया में बहुत कम सुना है, बट ये आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश वर्ड है। एक्चुअली ये वर्ड डिराइव तो फ्रेंच से ही हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज से ही हुआ है, बट इसको इंग्लिश लैंग्वेज में हमने बहुत सी चीजें अडॉप्ट की है, तो फिर इसको बोला जाता है ऑनथराज। ऑनथराज का मीनिंग होता है सिंपल सा, ऑनथराज को समझने के लिए एक ही चीज समझते हैं। देखो, अब आप लोगों की ना शादी हो रही है, समझ लो आप या तो ब्राइड या तो ग्रूम हो, चलो आप जो कोई भी हो, ब्राइड बनो या तो ग्रूम हो, अब बॉयज हो तो ऑब्वियसली ग्रूम एंड गर्ल्स हो तो ऑब्वियसली ब्राइड हो। अब आप लोग शॉपिंग पे जाते हो, आपकी ड्रेसेस की शॉपिंग है, ब्राइड एंड ग्रूम के ड्रेस तो बड़े स्पेशल होते हैं, तो आप उनके शॉपिंग के लिए जा रहे हो। सोचो आप शॉपिंग पे जा रहे हो और आपके साथ ना, आप अकेले जाते हो क्या कभी शॉपिंग पे, नहीं, आपके साथ, आप तो ग्रूम हो भाई, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो, तो आपके साथ ना 3-4 लोग और आते हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स या आपका भाई बहन कोई भी, मतलब ये सारे 3-4 लोग आपके आते हैं कि देखो तो मतलब हम अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करके लाएंगे, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो वो लोग आपके साथ आए, तो आप यहाँ पे क्या बने हो, मेन पर्सनालिटी हो, और आपके साथ आने वाले जो 3-4 लोग हैं ना, वो आपके ऑन्थराज हो जाते हैं, यानी आपके साथ जो आते हैं, आपको जो एकम्पनी करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, ऑन्थराज। आप क्या हो वो टाइम पे, मेन पर्सन, आप एक मेन इंसान हो वहां के, और आपके साथ में जो भी लोग आ रहे हैं वो सारे बन जाते हैं आपके ऑन्थराज। ओके, तो इसे बोलते हैं, इन लोगों को क्या बोला जाएगा, ऑन्थराज। वैसे ही इसको हम थोड़ा मीनिंग में पढ़ लेते हैं, क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल एकम्पनिंग अ डिग्नेटरी। यहाँ पे डिग्नेटरी कौन है भाई, ऑब्वियसली ब्राइड एंड ग्रूम है, ब्राइड और ग्रूम में क्या है, डिग्नेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट पीपल है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे, तो उनके साथ में जो कोई भी लोग आएंगे उनको बोला जाता है ऑन्थराज। वैसे ही जैसे इसमें दिया है पीएम्स ऑन्थराज, प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो उनके साथ में जो भी लोग आ रहे हैं वो क्या है, उनके ऑन्थराज। ओके, तो ये है ऑन्थराज। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा एराटा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, एराटा इज अ लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग होता है एराटा, कुछ याद समझ रहा है, एरर से रिलेटेड है, तो ये होता है हमारा लिस्ट ऑफ एरर। ओके, एराटा इज लिस्ट ऑफ एरर, या तो प्रिंटिंग हो रहा है या राइटिंग हो रहा है, अगर आप लिखने में कुछ गलतियां कर रहे हो तो उसको बोलेंगे एराटा, मतलब लिस्ट ऑफ एरर, बहुत गलती हो रही है, ऑफ का ऑफ कर दिया, डू का बो कर दिया, अरे क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, पी को डी बना दिया, डी को पी बना दिया, मतलब बहुत मिस्टेक्स हो रही है भाई, वर्ड्स भी सही नहीं हो रहे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है, कुछ भी मिस्टेक्स हो रही है, तो जितने भी लिस्ट ऑफ एरर्स होते हैं उसे क्या बोला जाता है, एराटा। क्या बोलते हैं, एराटा। ओके, नाउ द नेक्स्ट जो वर्ड है स्प्रिट डे कॉर्पो, अब इसको जो प्रोनाउंसिएशन है इसका स्प्रिडेकॉर है, तो देखो अब ये वर्ड तो अगर हम ऐसे रफली पढ़े तो ऐसे होगा, स्पिरिट दे कॉर्प्स, है ना, हम नॉर्मली पढ़े तो, बट इसमें से कुछ चीजें साइलेंट है, तो स्प्रिट
डे कॉर्पस। हम ऐसे क्रॉप्स हम ऐसे पढ़ेंगे, बट नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है, इसका होता है बहुत कम, उस पर हमें जोर देना है, स पे हमें ज्यादा स्ट्रेस करना है। तो स्प्री, दिस टी इज साइलेंट तो नहीं आने वाला। स्प्री डे कॉर, स्प्री डे कॉर, स्प्री डेकोर, ओके, स्प्री डेकोर। Now it's not crops and PS is here also silent. तो स्प्री डेकोर क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन स्प्री डेकोर, स्प्री डेकोर। यानी कि ऐसे लोग जिनका ना एंथुजियाज्म, जिनका स्पिरिट, जिनका म्यूचुअल क्या बोलेंगे उसे, लॉयल्टी टूवर्ड समथिंग इज इक्वल, सब मस्त है, वो लोग ना इतने प्राइड में है, जैसे उनका बोलो हाउ इज द जोश, हाय सर, हाउ इज द जोश, हाय सर, तो इनका हमेशा जोश हाई होता है। ये लोग कैसे है, इनकी स्पिरिट, इनका जो प्राइड है, इनकी जो यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो होते हैं स्पिरिट डेकोर। चलो पढ़ लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। एनिमेटिंग स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप लाइक अ रेजिमेंट, यानी कौन, मिलिट्री के लोग, हाउस द जोश, हाय सर, मिलिट्री के लोग होते हैं ना, उनमें ये चीज बहुत कॉमनली पाई जाती है, स्पिरिट डेकोर, यानी उनका जो स्पिरिट होता है वो बहुत औसम होता है, उनका यूनिटी, द सेंस ऑफ द यूनिटी, कॉमन गोल, कॉमन फीलिंग बोलो, या फीलिंग ऑफ म्यूचुअल लॉयल्टी बोलो, ये सारी चीजें उनमें बहुत ज्यादा और बहुत सही होती है। तो ये एक साथ होती है, मतलब उनमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कम पेट्रियोटिक है, कोई बहुत पेट्रियोटिक है, नहीं, सब एक जैसे ही पेट्रियोटिक होते हैं। तो वो लोग क्या है, स्पिरिट डेकोर। देन नेक्स्ट इज एक्सेट्रा। एक्सप्लेन करूँ एक्सेट्रा क्या है। ETC हमारा, इसका हमने एब्रीविएशन भी देखा है, ETC एक्सेट्रा। आप रेज्यूम बना रहे हो, रेज्यूम में लिख रहे हो माय नेम लिख रहे हो। रेज्यूम में क्या क्या लिखना होता है, चलो बताओ, रेज्यूम में क्या क्या आपको डालना होता है, आपका नेम डालना होता है, प्लेस डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है, एड्रेस डालना होता है, प्लेस नहीं, एड्रेस डालना होता है, आपके मार्कशीट्स के डिटेल्स डालने होते हैं, आपका हाँ 10th से क्या पढ़े हो, 12th से क्या पढ़े हो, और बीकॉम जो भी हुआ है उस पर क्या क्या करे हो, वो सारी डिटेल्स डालनी होती है, आपका एक्सपीरियंस डालना होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी मैं कुछ रेज्यूम के बारे में आपको डिस्कस कर रही थी कि रेज्यूम में ये सारी चीजें होती है, भाई इतनी होती है, और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब अब और ऐसी ही चीजें जो रेज्यूम में जरूरी है, तो ये क्या है, एक्सेट्रा। भाई और देख लो, और ऐसी चीजें हैं जो क्या डालते हैं तुम्हारे रेज्यूम में डाली जाती है, एंड द रेस्ट इज ETC एक्सेट्रा, बस खत्म। कौन सा एक्सेट्रा हम बहुत बार पढ़े हैं, हमें पता था क्या ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, लैटिन वर्ड है, नहीं पता, आज पता चला कि एक्सेट्रा इज अ लैटिन वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज यूरेका। यहाँ पे है ना E इज साइलेंट, यूरेका में E इज साइलेंट। यूरेका में E है ना, ये साइलेंट है, चुप बैठा है, तो ये यूरेका, एंड इट्स एन एक्सक्लेमेशन, इट्स एन एक्सक्लेमेशन। यानी कब यूज होता है, यानी कि भैया मुझे मिल गया, मैंने कुछ ढूंढ लिया, मिल गया, मुझे मिल गया। जब आपको ऐसे बोलना है तब आप बोलेंगे यूरेका, यूरेका, आई हैव फाउंड इट। क्या हो रहा है, आपको मिल गया, इसलिए आप बड़े खुश हो रहे हो, तो आप बता रहे हो कि भाई मिल गया मुझे, यूरेका। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्स ऑफिशियो। नेक्स्ट क्या है, एक्स ऑफिशियो। यूरेका एक और लेते हो, जैसे कोलंबस इंडिया ढूंढने निकला था, इंडिया मिला उसको, जब इंडिया मिला होगा तब उसने बोला यूरेका, आई हैव फाउंड इंडिया, या आई हैव डिस्कवर्ड इंडिया, राइट, यूरेका, आई हैव डिस्कवर्ड इंडिया, यानी मुझे मिल गया, मैंने ढूंढ निकाला इंडिया को, तो वही है आपका यूरेका। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि EU से जो वर्ड शुरू होता है डिनोट समथिंग गुड, कुछ तो अच्छा हो रहा है, भले कुछ नेगेटिव हो रहा होगा बट उसमें भी कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे ढूंढो अभी आप कौन से वर्ड है, तो EU से शुरू हो रहे तो यूरेका इज गुड। यूथेनेशिया, वैसे मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, फिर से रिमाइंडर, आप में से किसी ने नहीं किया, तो इट ऑल्सो स्टार्टेड विथ EU बट इट इज फॉर अ गुड EU जो है, यूथेनेशिया भली किलिंग है बट इट्स फॉर अ गुड थिंग है, तो इट इज EU। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमारा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या, आपका जो ऑफिस है, मतलब आपका जो ऑफिस है, यानी अभी आप IPS बन गए हो, जो IPS ऑफिस है आपका, उससे आपको कुछ राइट्स और प्रिविलेजेस मिले हैं, तो वो होता है एक्स ऑफिशियो। बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस
स्टेटस या पोजीशन, यानी उसकी वजह से जो आपको राइट्स प्रिविलेजेस जो मिले हैं तो वो आपको वो उस ऑफिस को क्या बोला जाएगा, एक्स ऑफिशियो। बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, मतलब उस पोजीशन के लिए जो आप जो प्रिविलेजेस आपको उससे मिल रहे हैं वो है आपके एक्स ऑफिशियो, यानी बाय द राइट ऑफ द ऑफिस या फिर बाय द प्रिविलेज, क्या बोलेंगे, प्रिविलेज दैट अ पर्सन गेट्स बाय द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। देन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनको क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। क्या है वो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। याद रखना, हमने नीति आयोग पढ़ा है और उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है। तो एक्स प्राइम मिनिस्टर क्या है, नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है। क्या है वो, एक्सपोज। हमारे टीवी चैनल्स वाले हर जगह बताते हैं, हमारे न्यूज चैनल वाले सनसनीखेज खुलासा, आज का सनसनीखेज खुलासा, देखिए देखिए ये इंसान को, बोलते ना कौन, टीवी चैनल वाले बोलते ना, हम है वो लोग, हमारे चैनल ने ये सबसे पहले रिपोर्ट किया है, हमने ये रिपोर्ट पहले किया है, हमने इस सनसनीखेज खुलासा की खबर आप तक पहुंचाई है। कौन बोलते हैं ये सारी चीजें, हमारे न्यूज चैनल। तो वही है एक्सपोज, यानी कि टू एक्सपोज समवन, टू अनकवर समवन। देन नेक्स्ट इज एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जिस चीज को फोर्स में लाया जा रहा है वो होता है एक्सपोस्ट फैक्टो। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यानी सोचो 2020 में अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ना मर्डर जो है ना, हर इंसान लाइफ में एक मर्डर कर सकता है, एक मर्डर माफ, 7 खून माफ नहीं, 1 खून माफ। गवर्नमेंट बोल रही है 1 खून माफ। तो बट अभी ये 1 खून माफ आज से नहीं, जो 2015 से हम लागू करेंगे रूल को, यानी 2015 से गवर्नमेंट बोल रही है किसी ने भी अगर एक ही खून किया है तो भैया माफी मिल जाएगी, चलते को जेल वेल कुछ नहीं होगी। तो क्या बोल रहे हो, 1 खून माफ, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया 1 खून माफ, है ना। तो अब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है भाई। 2015 से अगर किसी ने एक भी खून किया है उसको माफी मिल गई, कोई कुछ नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा, बाल भी बांका नहीं कर सकता उसका। लेकिन 2015 से अगर उसको जेल वेल हो चुके तो भैया निकल जा, तेरे को फ्रीडम मिल गई, तू फ्री है भाई, 1 खून तूने किया था, फ्रीडम मिल गया। तो ये क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। 2015 से बोल दिया गवर्नमेंट ने, आगे नहीं बोला, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया, ये नहीं बोला कि 2020 के बाद से, गवर्नमेंट ने बोला 2020 के पहले से, यानी 2015 से। तो इट इज एन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओके, तो एक्सपोज फैक्टर भी यही है, विथ रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन और फोर्स, पीछे जाके उसको ठीक करना यानी पीछे जाके उसको वो एक्शन लेना इज retrospective action or force. So it is exposed facto. Okay. Now next is fait accompli. क्या है fait accompli, यानी कि जो चीज है ऑलरेडी accomplished हो गई है, accomplished। तो जो fait accompli मतलब जो चीज ऑलरेडी accomplished हो गई है उसमें अभी कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते, तो वो है fait accompli। मतलब भाई खत्म हो गया फेथ, हमारा फेथ था कि अब हमारा यही फेथ है कि अब ये एकम्प्लिश हो चुका है और अब हमें इसी के साथ रहना है, यानी अब इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते। ऑलरेडी थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन या थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन अकम्प्लिश्ड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, तो वो है फेथ एकम्प्ली, यानी इट इज आवर फेथ एकम्प्ली, वी हैव टू मेक बेस्ट ऑफ इट। बस अब यही है हमारे पास, अब इसी का हमें, अब यही ये चीज दिस इज आवर फेथ एकम्प्ली, वी हैव टू मेक बेस्ट ऑफ इट। बस अब यही बचा है, अब यही चीज है, खत्म हो गई, अब ऐसी ही है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते, अब इसी के साथ हमें हमारा काम चलाना होगा। जैसे अभी आपका घर है, आप घर बना रहे हो, आप इंटीरियर करा रहे हो, अब थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको पता है उसको चेंज करना मतलब सारी चीजों को चेंज करना हो जाएगा, वो बहुत टफ काम है और डबल पैसा लगना है। तो आप वो टाइम पे क्या बोल रहे हैं, फेथ एकम्प्ली, मतलब हो गया अब ऐसे ही घर में रहना होगा, अब इसी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना होगा, तो दैट इज फेथ एकम्प्ली।
ओके, नेक्स्ट फॉफ, फॉफ, फा, फॉफा, क्या है नेक्स्ट वर्ड? फॉफा, फॉक्स नहीं होगा, फॉफा, 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 ओके। तो वो क्या है? सोशल ब्लंडर, एम्बैरेसिंग मोमेंट या मिस्टेक, कुछ तो ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर मिस्टेक कर दिया आपने सोशल में, मतलब लोगों के सामने, 4 लोगों के सामने मेरा नाम खराब कर दिया। क्या किया आपने? फॉफा कर दिया घर वालों का, फॉफा, इंटरेस्ट अच्छा वर्ड है ना, फॉफा, 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 क्या है ये? आपने घर वालों का ना नाक काट दी, एम्बैरेसिंग मोमेंट, मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, 4 लोगों के सामने मेरी पगड़ी उतार दी। क्या है ये सारी चीजें? क्या है सारे जो हम चीजें बोलते हैं हिंदी में, क्या है ये? फॉफा, एक ही वर्ड में बोल सकते हो ना, इतना लंबा सेंटेंस यूज करने से बेटर है। फॉफा कर दिया तूने मेरा, मतलब नाक कटा दी मेरी, एम्बैरेसिंग मोमेंट, बहुत ही तूने सोशल ब्लंडर कर दिया है ना। ये है हमारा फॉफा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गौश। इट्स नॉट गौछे, नहीं, गौश इसको प्रोनाउंस करेंगे, ये भी है फ्रेंच वर्ड। तो क्या किस तरीके से प्रोनाउंस होगा? गौश। आप देखो फ्रेंच में काफी सारे वर्ड ऐसे जिसके प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग पड़ रहे हैं, क्योंकि ना उनकी एबीसीडी अलग है। वो एबीसीडी हम नहीं है, हमारी जैसी वैसी नहीं रहती, उनके इसमें थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, ए का, बी का, सी का, थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन है, तो इसलिए उनका जो प्रोनाउंसिएशन है काफी वर्ड्स के काफी अलग है। यहाँ पे गौश, गौश का मीनिंग क्या है? अनसोफिस्टिकेटेड या सोशली ऑकवर्ड, जैसे इंट्रोवर्ट लोग सोशली ऑकवर्ड रहते हैं, नए लोगों से जल्द से बात नहीं कर पाते, उनको पसंद भी नहीं होता है नए लोगों के पास जाना, नए लोगों के साथ जाना, तो वो लोग क्या है? गौश, यानी सोशली ऑकवर्ड। अब कोई है बच्चा जो इंट्रोवर्ट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट पर्सन ही इज ना इंट्रोवर्ट, he is very shy and gauche in public, he is very shy and gauche in public। क्या है मतलब? सोशली वो बहुत क्या हम बहुत उसको बेचारे को ये हो जाता है, अनसोफिस्टिकेटेड, सोशली ऑकवर्ड, नहीं कर पाता वो लोगों को हैंडल, अजीब लगता है उसको लोगों को देखते सी, तो वो इंसान को क्या बोलेंगे हम? गौश। देन नेक्स्ट होई पोली, क्या है? होई पोली यानी कॉमन पीपल। होई पोली का मीनिंग क्या होता है? कॉमन पीपल। तो ऐसे जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो, अन्ना हजारे जो है उन्होंने ना क्या मूवमेंट निकाला था लोगों के राइट्स के लिए, तो अब उनको बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, तो आप ऐसे बोल सकते हो अन्ना हजारे मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय होली पोली ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑफ ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कॉमन पीपल जो है उन लोगों ने अन्ना हजारे मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इम्पास। नेक्स्ट क्या है? इम्पास यानी डेडलॉक, खत्म, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये जो सिचुएशन है ना कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे आप लोगों का डिस्कशन चल रहा है कि हम पढ़ाई कैसे करें पढ़ाई भाई, लेकिन इसके आगे आप जा ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, मतलब आप डेडलॉक हो गए, इसके आगे आप कुछ कर नहीं पा रहे। साइंस में बहुत बार होता है, वो लोग जब साइंस की एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो एक पॉइंट पे आके ऐसे रुक जाते हैं, दे डोंट नो वेयर टू गो, अब आगे क्या करें, ठीक है यहाँ तक कर लिया बस खत्म, इसके आगे क्या किया जाए, तो उन्हें ये सारी चीजें समझती नहीं है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? डेडलॉक में अटक जाते, अब आगे क्या करें। बहुत लोगों के पास लाइफ क्राइसिस आ जाती है जब डेडलॉक में आते हैं, पर अब समझता नहीं, अब ठीक है, जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों को अभी डेडलॉक हो गया, अब आगे क्या करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। तो वो ये सारी चीजें क्या है, इसे क्या बोला जाएगा? डेडलॉक यानी इम्पास। इम्पास नहीं, एनपास बोलते हैं इसे। ओके, एम्पास, ई एम वाला एम्पास, आई को ई से ई की तरफ प्रोनाउंस करना है, तो इस एम्पास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन एक्सटेंसो। इन एक्सटेंसो यानी इन फुल, मतलब एट लेंथ, जैसे क्या बोलोगे आप, किसी का स्पीच है, द स्पीच वॉज कवर्ड इन एक्सटेंसो, फुल लेंथ में सब कुछ उसमें कवर किया गया था। नेक्स्ट इन मेमोरियम। इन मेमोरियम मतलब किसी की मेमोरी में, यानी किसी की डेथ हो गई है तो उसके मेमोरी में आप कुछ लिख रहे हो, तो क्या रहेगा? इन मेमोरियम। क्या रहेगा वो? इन मेमोरियम। ओके, नाउ इन टोटो मतलब
ये वर्ड बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, बहुत जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, ध्यान में होगा आपके। तो क्या है वो वर्ड? इन टोटो, यानी इन टोटलिटी, इन टोटल, तो वो है इन टोटो। हाँ, इन टोटो, एंटायरली, एज अ फुल। ओके, जैसे आपके इसमें एक एग्जांपल दिया है, कमिटीज रिकमेंडेशन वाज एक्सेप्टेड इन टोटो, या फिर वाज अप्रूव्ड इन टोटो। तो क्या है वो? टोटालिटी में, बिना कुछ चेंज किए, जैसा उन्होंने दिया था वैसा का वैसा वो कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, तो इन टोटो। ओके, अच्छा वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं ये वर्ड, है ना। तो ये काफी अच्छे वर्ड हमें भी मिल रहा है ना। देन नेक्स्ट इज इस्पो फैक्टो। इस्पो फैक्टो, ये तो हमें पता है, फैक्ट है, फैक्टो आया है मतलब फैक्ट के से रिलेटेड कुछ बोला जा रहा है। तो क्या है इसका मीनिंग? कुछ नहीं, बस by in the very fact, बस fact is by the fact itself is ispo facto, by the fact itself। देखो fact ऐसे ऐसे बोल रहा था तो ऐसा है, तो that is ispo facto। then next is laissez faire। क्या है laissez faire? ऐसा टाइम या ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसी पॉलिसी जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट एक्सेप्टेड, तो वो होता है लेजी फेयर स्टेट, यानी ऐसी स्टेट जहाँ पे प्राइवेट लोगों की चलती है, वहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की नहीं चलती है, वो है लेजी फेयर, अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। क्या है? पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोल सकता है, वहाँ पे सिर्फ प्राइवेट लोगों का काम चलेगा, वो है लेजी फेयर। देन नेक्स्ट इज मालाफाइड, हमने पढ़ा था अभी। बोनाफाइड हमने पढ़ा था, वही हमने पढ़ा था। माला का मीनिंग क्या है? बैड। तो बोनाफाइड जहाँ पे गुड है, तो मालाफाइड क्या है? यहाँ पे बैड है, यानी इन बैड फेथ। ओके, नेक्स्ट माला पॉर्पोस। माला पॉर्प, इसका मीनिंग क्या होगा? माला पॉर्पोस इल टाइमली या इनअप्रोप्रिएटली, इन टाइमली या इनअप्रोप्रिएटली, यानी बैड, कुछ तो खराबी है ना, तो ये है माला पॉर्प। ओके, नेक्स्ट इज मोडस ऑपरेंडी। नेक्स्ट क्या है? मोडस ऑपरेंडी, यानी अ वे ऑफ डूइंग थिंग। अब मैंने आपको पूछ लिया कि भाई आप लोग ना पढ़ाई कैसे करने वाले हो, बताओ जरा मुझे। फिर आप आपके प्लान बता रहे हो कि ना मैम पहले हम ये करने वाले हैं, फिर वो करने वाले हैं, फिर हम ऐसे करेंगे, फिर हम ये सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम टेस्ट देंगे, फिर हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, एक दिन का चिल मारेंगे, फिर से हम ये शुरुआत करेंगे। तो ये क्या बता रहे हो? आपका प्लान ऑफ एक्शन, कि आप कैसे करने वाले हो। तो वही है मोडस ऑपरेंडी। क्या है वो? मोडस ऑपरेंडी, यानी अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। ओके, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी प्लान बता रहे हो, तो वो है आपका प्लान ऑफ एक्शन, ये है मोडस ऑपरेंडी। देन नेक्स्ट इज मुटाटिस मुटंडी। मुटाटिस मुटंडी बोलने को भी बहुत अच्छा लगता है। मुटाटिस मुटंडी यानी विद नेसेसरी चेंजेस, रूल्स शैल बी एप्लीकेबल विद नेसेसरी चेंजेस। जैसे अभी आपकी सीएस की एग्जाम कब है? अगस्त में, है ना। अभी आपकी एग्जाम होने वाली है, तो अभी ये सिचुएशन ऐसी है। अब इसमें आपकी जो एग्जाम वो रखेंगे, उसमें क्या हमेशा की जैसे एग्जाम होगी क्या? कुछ चेंजेस होंगे ना। तो अभी क्या चेंजेस होंगे कि भाई आपको एंट्री करते समय सब लोग एक साथ ग्रुप में नहीं खड़े रह सकते, ये एक आपको रूल एप्लीकेबल होगा। फिर ऐसा होगा कि आपको 1 by 1 क्लासेस में भेजा जाएगा, आपको सैनिटाइज किया, सैनिटाइजर से हैंड वॉश वो सब करा के भेजा जाएगा, फिर आपका वो टेम्परेचर भी चेक करेंगे। तो ये सारी क्या है? आपकी एग्जाम्स कंडक्ट की जाएगी, बट विद द नेसेसरी चेंजेस। तो यही क्या है? मुटाटिस मुटंडी। क्या है ये? मुटाटिस मुटंडी, मतलब विद नेसेसरी चेंजेस। रूल्स विल बी एप्लीकेबल मुटाटिस मुटंडी, रूल्स विल कम इनटू फोर्स मुटाटिस मुटंडी, यानी विद नेसेसरी चेंजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट द नेक्स्ट इज अच्छे वर्ड मिल रहे हैं, जैसे हमें इन टोटो मिला, एक्सपोज तो चलो हमें बहुत पता ही नहीं था कि भाई हम फ्रेंच वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्सपोज तो समझो वैसे ही था। लेजी फेरियर मिला, देन कौन सा मिला? मुटाटिस मुटंडी भी बहुत अच्छा वर्ड है, मोडस ऑपरेंडी भी बहुत अच्छा वर्ड है। आप आपके फ्रेंड को डायरेक्ट पूछ सकते हो, बेटा तेरा पढ़ाई करने का मोडस ऑपरेंडी क्या है बता।
तो वो बता देगा कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन ऐसा है, मैं इस तरीके से पढ़ाई करने वाला हूँ। तो दैट इज मोटस ऑपरेंडी, मोटाटस मोटेंडी। आप कुछ नए वर्ड और देख लेते हैं। जो नेक्स्ट आज हमारा वर्ड है वो है नोबलेस ऑब्लिज। नोबलेस ऑब्लिज, ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है? प्रिविलेज एंटाइटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबलेस ऑब्लाइज। देखो नोबलेस, यहाँ हम ये तो समझ सकते हैं, चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं और अच्छे से। इजी है ये वर्ड, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने के लिए इसमें थोड़ी सी हम चीज कर सकते हैं। सॉरी, नोबलेस, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्लाइज। नोबलेस ऑब्लाइज। तो ये जो नोबलेस है इसमें नोबल आ रहा है, NOBL, नोबल आ रहा है। ये नोबल मतलब बहुत अच्छा इंसान, बहुत उसको अच्छा पोजीशन मिला है वो इंसान। ऑब्लाइज मतलब कुछ तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको कुछ तो चीजें फुलफिल करनी है। तो ये है हमारे, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, नोबलेस ऑब्लाइज, यानी नोबल है इंसान, उसको बहुत उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी प्रिविलेज एंटाइटल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिविलेज है, नोबल है, यानी भैया कोई अच्छे हाई रैंक पर है इंसान, तो उसको हाई रैंक है तो उसको नोबल बोले जाएंगे। जैसे IPS ऑफिसर्स नोबल है, प्राइम मिनिस्टर नोबल है, तो नोबलेस ऑब्लाइज, तो उनके ऊपर कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एसोसिएटेड विद द हायर रैंक, क्या है? रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एसोसिएटेड विद द हायर रैंक। ओके, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर एसोसिएटेड विद द हायर रैंक, यानी आप जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है। एक कंपनी में अगर आप छोटे से काम करते हो वैसे बढ़ते जाते हो और मैनेजर बन जाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बढ़ती है। आप बचपन में छोटे से थे, छोटा सा बेबी थे, आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नहीं थी। फिर आप थोड़े से बड़े हुए और आपको एक छोटा भाई आ गया या बहन आ गई, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, भाई उसका भी ध्यान रखो, अच्छे से बिहेव करो, क्योंकि वो अब आपको हर चीज में कॉपी करता है, तो आप में एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। फिर जैसे 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 आप बड़े हुए, आपकी अभी क्या, आपकी एजुकेशन खत्म हो गई, एजुकेशन खत्म होने के आपको जॉब मिल गई, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आप घर के बाहर गए हो। अभी तक आपकी पूरी स्टडीज ना मम्मी पापा के साथ हुई थी, जस्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए, और फिर आप लोग बाहर गए हो, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो और अब आपको अकेले रहना पड़ रहा है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। आपको ये नहीं पता था कि घर का ध्यान कैसे रखते, तो अब आप वो सारी चीजें सीख रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। आप जॉब कर रहे हो तो वहां पे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। अब जॉब में जैसे जैसे आपका हायर रैंक जा रहा है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, और लाइफ में अब आप जॉब कर रहे थे तो घर वाले बोले बेटा बस हो गया, अब तुमने जॉब कर ली, 2-3 साल हो गए अच्छे से जॉब कर रहा है, अब शादी कर ले। शादी करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद में आपको बच्चे हो जाएंगे तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी लाइफ में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो वैसे ही जब आप कोई हायर रैंक पे जाते हो, जैसे आप कोई अपने जॉब में कोई हायर रैंक पे जाते हो, वैसे ही आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते रहती है। तो यही है आपका नोबलेस ऑब्लाइज। ओके, तो यहाँ पे नोबल पढ़ो, उसको नोबलेस को नोबल की तरह याद रखो और ऑब्लाइज का मीनिंग समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो है नोबलेस ऑब्लाइज। देन नेक्स्ट इज, समझा इतना, अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नोटा बेने। नोटा बेने मतलब नोट वेल, यार अच्छे से देख ले, अच्छे से नोट कर ले, इज नोटा बेने, एक नोटिस ऑफ। तो जहां भी NB दिखेगा तो वो होता है नोटा बेने, और आपको बोला जा रहा है टेक नोटिस ऑफ दिस थिंग, तो वो है आपका नोटा बेने। देन नेक्स्ट इज पार एक्सीलेंट, सॉरी पार एक्सीलेंस। पार एक्सीलेंस ये एक्चुअली है फ्रेंच वर्ड, बट ये वर्ड मैंने मेरे बचपन में पढ़ा था। मैं जब 8th और 9th में थी तभी मैंने पढ़ा था। हमारी इंग्लिश टीचर ने हमको क्वेश्चन किया था कि बच्चों क्या आपको पता है एक ऐसा कोई वर्ड जहां पे आप एक्सीलेंस से अच्छा वर्ड यूज कर सकते हो और उसको बोल सकते हो, ऐसा इंसान जिसने बहुत 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 औसम काम किया और आपको लग रहा है कि उसके लिए ना एक्सीलेंट वर्ड बहुत छोटा है, आपको उसको और अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना है, तो आप कैसे कॉम्प्लीमेंट दोगे बट एक वर्ड में। एंड लाइक मैम पता नहीं, हमें तो एक ही वर्ड पता है एक्सीलेंट, और ना हमारी वोकैबुलरी ना इतनी अच्छी भी नहीं है। मेरे मैम की वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी। तब ये उस टाइम पे ये जो पार एक्सीलेंट वर्ड है बहुत अनकॉमन था इंडिया में, तो वो टाइम पे मैम ने हमें सिखाया था कि ओह जब आपको किसी को
और अच्छा कॉम्प्लीमेंट देना होता है तब यूज किया जाता है पार एक्सीलेंस, यानी जिसने आउटस्टैंडिंग काम किया है उसको अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे पार एक्सीलेंस। ओके, सुप्रीम बहुत भारी काम किया है तो उसे बोलोगे पार एक्सीलेंस। ओके, बेटर देन द अदर्स ऑफ द सेम काइंड, बेटर देन द अदर्स ऑफ द सेम काइंड, पार एक्सीलेंस। हमें इस तरीके से ये वर्ड को लर्न किया था मैंने मेरे 8th में, आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। अगर आपको किसी को बोलना है ना क्या ही काम किया, बहुत रेयरली ये वर्ड यूज होता है, बट जब करते हो तब बहुत समझ के करना कि बहुत सही, आप बहुत ज्यादा उसको ऑनर दे रहे हो ये वर्ड को यूज करके, ये कॉम्प्लीमेंट दे के रादर। ओके, तो दैट इज पार एक्सीलेंस। देन नेक्स्ट इज पैरी पासू, नेक्स्ट इज पैरी पासू, मतलब साइड बाय साइड या इक्वली। ओके, इक्वल ही, साइड बाय साइड या इक्वली इज पैरी पासू, ऐसा ही ऐसा ही, ऐसा का वैसा, सेम सेम, तो दैट इज पैरी पासू। और इक्विवेलेंट पर से, बाय इटसेल्फ, तो ये है पैरी पासू। पैरी पासू वर्ड आपको बहुत लॉ में यूज होगा, और मे बी अगर आपको अभी यूज हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आगे होगा ही क्योंकि एक लॉ का वर्ड है ये, तो दैट इज पैरी पासू, लॉ में बहुत ज्यादा यूज होता है। देन नेक्स्ट इज पीस डे रेसिस्टेंस। क्या है? पीस डे रेसिस्टेंस, यानी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्रिएटिव वर्क और मील, यानी उसका मास्टरपीस। हमने एक और वर्ड पढ़ा था मास्टरपीस के लिए, याद करिए और उधर लिख लीजिए, सिनोनिम है ये दोनों। तो क्या है? पीस द रेसिस्टेंस, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्रिएटिव वर्क और मिल। कुछ तो किसी का मास्टरपीस है किस क्रिएटिव फील्ड में, या उसके जो डिश कुछ उसने पेश किया है तो उसका वो स्पेशलिटी है, तो वो है उसका पीस डे रेसिस्टेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज पोस्टमार्टम। एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगी, जिसने भी सीआईडी देखा है, सावधान इंडिया देखा है, उन लोगों को ये चीजें तो डेफिनेटली पता है पोस्टमार्टम क्या होता है। तो मुझको आप लोग बताओगे कि पोस्टमार्टम क्या है, ठीक है? तो ये है आपका पोस्टमार्टम, चलेगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट लुक, पहली नजर में कैसी चीज लग रही है, अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, बुरी लग रही है प्राइमा फेसिया दिस थिंग लुक्स गुड, है ना? प्राइमा फेसिया आई थिंक दिस थिंग विल वर्क, मतलब ऐसे देख के लग तो रहा है कि अच्छा चलेगा, तो दैट इज ऑन द फर्स्ट लुक, देखते से आपको क्या फील हो रहा है उसके लिए, तो वो है प्राइमा फेसिया। फर्स्ट व्यू ऑफ कंसिडरेशन, ओके, that is first view of consideration, it is a prima facie a good case, it is prima facie a good case। क्या बोल रहे हो? देख के तो लग रहा है ये केस बहुत तगड़ा है, हमने ना इसको केस को लेना चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए। जैसे केशवानंद भारती का जो केस था, उसमें वो लॉयर ने कभी सोचा ही नहीं था ये केस इतना भारी हो जाएगा, उसको तो बस इंटरेस्टिंग लगा इसलिए वो चला गया वो केस लड़ने के लिए, दैट वाज अ प्राइमा फेसिया केस। कॉन्स्टिट्यूशन का आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती का केस। तो ये जो केस है उसके लॉयर ने नहीं सोचा था कि ये बहुत अच्छा है, बस उसको प्राइमा फेसिया लगा कि केस इंटरेस्टिंग है, मैंने लेना चाहिए, इसलिए उसने ले लिया था। बाद में वो इतना बड़ा लैंडमार्क केस बन जाएगा उसे भी नहीं लगा था। तो वो क्या हुआ था उस पीरियड में उसके साथ, प्राइमा फेसिया केस उसको वो बहुत अच्छा लगा था, तो दैट इज प्राइमा फेसिया। अब जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है प्रो बोनो पब्लिक, प्रो बोनो, ओके, उसमें एक वर्ड है प्रो बोनो पब्लिक, दो वर्ड्स, तो उसमें जो प्रो बोनो वर्ड है इसका मीनिंग होता है फॉर फ्री, फॉर फ्री। प्रो बोनो का अगर आप केसेस लड़ने वाले हो कभी लाइफ में एज अ सीएसबी, किसी को रिप्रेजेंट करने वाले हो कोर्ट में, और एज ए लॉयर आपको रिप्रेजेंट होना है, मतलब लॉयर नहीं, अब आप सीएस बन जाओगे तो आप कोई भी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो एनसीएलटी में। तो जब आप सीएस बन जाओगे और आप कभी किसी को रिप्रेजेंट करोगे और आपका ऐसा कि यार ये कंपनी ना बेचारी छोटी सी है, नई नई थी, चालू हुई है, इसको ना थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ मैं, तो आप हेल्प करने के लिए उसको बोल रहे हो कि देख तुम्हें तेरा हेल्प कर दूंगा, और आप भी नए नए हो, आपको आपका भी रेपुटेशन बनाना है, तो आप उसका केस ना फ्री में करके दे रहे हो, तब आप लेते हो प्रो बोनो।
तो वो केसेस होते हैं प्रो बोनो केसेस, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसी काफी कंपनी, ऐसे बड़े बड़े लॉ फर्म्स जो है ऐसे प्रो बोनो केसेस करते रहती है हियर एंड देन, ताकि उनका जो फर्म है उनका नाम अच्छा रहे मार्केट में। तो यही है आपका प्रो बोनो। ओके, प्रो बोनो का मीनिंग क्या है? अगेन इट इज फ्री। ओके, प्रो बोनो का है फ्री। फ्री में जब केसेस किया जाता है, एक भी पेनी चार्ज नहीं की जाती है, वो है प्रो बोनो केसेस। तो यहाँ पे आपका क्या है? प्रो बोनो पब्लिको, यानी फॉर गुड ऑफ पब्लिक। अब फ्री में कुछ हो रहा है तो चीज क्या है? गुड ही है, तो इसी के लिए यहाँ पे बोला है गुड ऑफ पब्लिक। प्रो बोनो पब्लिको इज गुड ऑफ पब्लिक। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा मतलब एक स्टैंडर्ड बताया जा रहा है, एक स्टैंडर्ड बताया जा रहा है। जैसे अब कभी आपको नोटिस लिखनी है, ओके, और आपको नोटिस लिखनी है और आपको बोला कि बेटा नोटिस लिखने का ना ये प्रोफार्मा है और इसी तरीके से आपको नोटिस लिखनी है। तो आपको बोला गया कि देख लो ये एक पेज है, तो ये पेज पे यहाँ पे डेट होनी चाहिए, यहाँ पे आपका एड्रेस वेड्रेस होना चाहिए, यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहे हो वो बंदे को टू हु होना चाहिए। देन यहाँ पे आपको लिख लो डियर सर और एक्सेट्रा, यहाँ पे आपकी जो भी स्टोरी है वो लिख दो और यहाँ पे थैंक यू नोट दे दो, खत्म कर दो ये नोटिस। ऐसा बोला गया आपको, तो ये हो गई आपकी नोटिस। एक्चुअली यहाँ एड्रेस विल बी द टू, यहीं पे आएगा वो। ओके, तो ऐसा कहीं आपको दे दिया गया ये नोटिस है किसी कंपनी का, ये फॉर्मेट है। आपको बोला गया फॉर्मल लेटर लिखो, तो फॉर्मल लेटर लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। यहाँ पे डेट होती है, यहाँ टू किसको दे रहे हो उसके बारे में एड्रेस होता है, यहाँ सब्जेक्ट दिया जाता है जो आपको बेस में छोटे में लिख देना होता है कि क्या है सब्जेक्ट, ये है, इसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। देन यहाँ पे आता है डियर, रिस्पेक्टेड, व्हाटएवर, सर मैम जो भी है। देन यहाँ पे बॉडी आपकी सब क्या, क्यों आप लिख रहे हो, इतना सारा एक्सप्लेनेशन दो यहाँ पे कि ये सब्जेक्ट क्या था, क्या क्यों चाहिए आपको, लीव चाहिए तो, और यहाँ पे थैंकिंग यू या रिगार्ड्स एंड व्हाटएवर, एंड यहाँ पे कंप्लीट करना है आपको आपका फॉर्मल लेटर। तो यही है आपका प्रोफार्मा, यानी डिनोटिंग अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट और फॉर्म। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट और फॉर्म इस तरीके का डॉक्यूमेंट है या इस तरीके से होने वाला है। जैसे प्रोफार्मा ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न, तो उसके लिए बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट है, इस तरीके से जीएसटी रिटर्न फाइल होने हैं। दैट इज प्रोफार्मा। नेक्स्ट इज प्रोराटा। पढ़ा था हमने, ये क्या था? कोई तो वर्ड था हमारा, याद करो, एड वेलोरम ऐसे कुछ था क्या वो वर्ड, उसका सिनोनिम काइंड ऑफ हमने पढ़ा था क्या वो टाइम पे? एज इन कुछ ऐसे मुझे रफली याद आ रहा है। इफ आई एम रॉन्ग ना प्लीज करेक्ट मी। मैं रॉन्ग हूँ तो आपने सही आंसर देना ही है, तो भैया बता दो राइट आंसर क्या अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्रोराटा वर्ड था, है ना। तो प्रोराटा इज अकॉर्डिंग टू रेट और प्रोपोर्शन। पढ़ा था हमने ये? यस मैम पढ़ा था। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो ना प्रोराटा को, वर्कर्स पेमेंट वाज डन, वर्कर्स पेमेंट वाज डन ऑन प्रोराटा बेसिस। भैया रेट के हिसाब से उनको पेमेंट की गई थी। देन नेक्स्ट इज प्रोटेजी। प्रोटेजी क्या है? प्रोटेजी इज वन अंडर द प्रोटेक्शन गाइडेंस ऑफ अनदर ओल्डर और एक्सपीरियंस पर्सन। यानी आप लोग हमारे प्रोटेजी हो, यानी आप हमारे गाइडेंस में हो, आपको सीएसईटी के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, तो यू आर आप सब लोग हमारे लिए क्या हो? प्रोटेजी हो, है ना। तो वही है प्रोटेजी, वन अंडर द प्रोटेक्शन और गाइडेंस ऑफ अनदर ओल्डर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। हम आपसे बड़े भी है, थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस भी है, तो आप लोग हमारे अंडर पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको हम गाइड कर रहे हैं कि आपको आपके एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे लिए क्या हो? प्रोटेजी हो। ओके, प्रोटेजी। देन जैसे साउथ वियतनाम वाज यूएस प्रोटेजी। साउथ वियतनाम क्या था? यूएस की प्रोटेजी थी काफी टाइम तक, तो प्रोटेजी। देन नेक्स्ट इज क्विड प्रो क्यो। मतलब कुछ लेना है, नहीं कुछ चाहिए तो कुछ देना भी होगा। समथिंग फॉर समथिंग, एक हाथ से बात नहीं चलेगी, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, दैट इज क्विड प्रो क्यो। ओके, यानी कोई ना कोई कंसिडरेशन पास होना ही है, तो वो है क्विड प्रो क्यो। अ फेवर और एडवांटेज गिवन इन रिटर्न ऑफ समथिंग। अ फेवर और एडवांटेज गिवन इन रिटर्न ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज रेसन डेट्रे। रेसन डेट्रे, रेसन डेट्रे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फॉर थिंग और एग्जिस्टेंस। यानी किसी के लिए एक रीजन बन चुका है जीने का,
जीने का वजूद बन चुका है किसी के। सीरियल्स में हम देखते हैं ना, हमारी इंडियन डेली सोप में, अभी तो बहुत डेली सोप चल रही है, तो उसमें बोला जाता है ये जो अभी किसी को ना कोई बेबी हुआ और उसका जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई, तो बंदी बोलती है ये बच्चा ही अब मेरे जीने की वजह है। तो वो क्या है, रीजन डेट रे, दिस चाइल्ड इज माई रीजन डेट रे, यानी सीधा बोलते मेरे जीने की वजह, द रीजन ऑफ माई एग्जिस्टेंस। तो वही है आपका रीजन डेट रे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर अ थिंग्स एग्जिस्टेंस, यानी फॉर अ थिंग्स एग्जिस्टेंस, किसी के एग्जिस्टेंस के लिए किसी का कोई रीजन रहना। जैसे यू ऑल आर, आप आपके पेरेंट्स के रीजन डेट रहे हो, यू आर देयर, नाउ यू हैव बिकम देयर लाइफ। अब आप नहीं हो तो दे विल बी वेरी 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 सैड। तो आप लोग हो इसलिए दे आर वेरी 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 हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ। तो आप लोग क्या हो, रीजन डेट रहे ऑफ योर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट रेज्यूम। रेज्यूम क्या है, समझाने की जरूरत है क्या? अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था रेज्यूम का, कि एक चीज है जहाँ पे आपको आपके बारे में ब्रीफ देना होता है, एक पेपर जिसमें एक समरी आपकी देनी होती है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरा नाम ये है, मैंने आज तक ये काम किया है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, मैंने आज तक मेरे को इतना एक्सपीरियंस हुआ है, एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आपको क्या है, ये सारी चीजें आपके रेज्यूम में देनी होती है। आप जब कोई जॉब को जॉब को आप अप्लाई करते हो, जॉब के लिए आप कोई एप्लीकेशन देते हो, तो उसके साथ आपको क्या देना होता है, आपका रेज्यूम। ओके, नेक्स्ट इज सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, टेम्पल, चर्च, होली प्लेसेस को बोला जाता है सैंक्टम सैंक्टोरम, होली ऑफ होलीज, यानी हमारा चर्च, हमारे टेम्पल्स, हमारे मॉस्क्यूज, उनको क्या बोलेंगे, सैंक्टम सैंक्टोरम। देन नेक्स्ट इज Seriatum. Next is seriatum, that is point by point. Next क्या है, seriatum, point by point. जैसे अभी आपको एग्जाम में ना 12th के आप लोगों ने एग्जाम्स दी थी, तो वहां पे आप लोगों को बोला गया था कि भैया पैराग्राफ में नहीं लिखने का है कुछ भी, आपको लिखना होगा, फिर यहाँ से शुरू कर, ऐसे नहीं चलेगा, आपको लिखना होगा आंसर क्या लिख रहे हो, देन पॉइंट A B C D E, आपको इस तरीके से आपका आंसर को प्रेजेंट करना होगा, यानी पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन आपको लिखना होगा। पैराग्राफ फॉर्म में चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो आपको तब क्या बोला जा रहा था, सीरेटम, क्या बोला जा रहा था, सीरेटम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज साइन डे। नेक्स्ट इज साइन डे। साइन डे मतलब बिना कोई स्पेसिफिक डेट दिया ही नहीं। जैसे कोर्ट में केस लड़ रहे हो आप, आपको केसेस लड़ने के लिए बोला गया कि चलो अब ये हम आगे की डेट पे मिलेंगे, बट कौन सी डेट बोला ही नहीं, तो क्या हुआ, वो साइन डे, यानी चीज को एडजर्न कर दिया गया विदाउट गिविंग एन अपॉइंटमेंट, यानी डेट ही नहीं दी गई, आपको डेट ही नहीं दी गई, तो वो होगा साइन डे। तो द मीटिंग वॉज एडजर्न साइन डे, यानी मीटिंग कैंसिल तो कर दी गई, आगे बोल दिया गया कि भैया आगे हम बाद में मीटिंग लेंगे, अभी की कैंसिल हो गई, बट कब होगी बोला ही नहीं, तो दैट इज साइन डे। नेक्स्ट इज स्टेटस को। स्टेटस को यानी जैसा है वैसे को, वैसे हो, यानी स्टेटस को जैसा है वैसा रहने दो, स्टेटस को जैसा है वैसा रहने दो, स्टेटस को जैसा है वैसा रहने दो, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन में रहने दो, कोई चेंजेस नहीं करना है, तो जैसा है वैसा रहने दो इज स्टेटस को। ओके, जैसा है वैसा रहने दो इज स्टेटस को, यानी एग्जिस्टिंग कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जैसे कि स्टेटस को ऑफ बॉर्डर शुड बी मेंटेन, तो जैसा बॉर्डर पे सब लोग अपने अपने बॉर्डर्स में है, अपने अपने कंट्री के बॉर्डर्स में वहीं पे रहो, दूसरे कंट्री के बॉर्डर में जाओ नहीं, तो मेंटेन दैट स्टेटस को। Okay, the next is states. State का मीनिंग होता है state, let it stand, do not deter, मतलब let it stand, do not deter, खराब नहीं करना है, deter, okay, खराब नहीं होना है, जैसा है, इसका भी वही है, remain as it was, let it remain as it was is state, kinda same meaning है, yes, तो it is state, let it stand या फिर थोड़ा सा फर्क, let it stand यहाँ पे एक मीनिंग दिया गया, या फिर do not deter या remain as it was। नेक्स्ट इज सब जुडिस। सब जुडिस यानी अंडर द जुडिशियल क्या बोलोगे कंसिडरेशन, यस, अंडर द जुडिशियल कंसिडरेशन, यानी अब केस तो तुमने सुना दिया, हमने सुन लिया,
आप दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट कर ली। अब एक होता है ना पिटिशनर होता है और ये होता है डिफेंडेंट होता है, तो सबने अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट कर ली। अब तुम्हारा हमने सुन लिया, अब जज हम देख लेंगे अब हमको क्या करना है। तो अब हम इस पे थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो इट इज अंडर द जुडिशियल कंसिडरेशन। जैसे राम मंदिर के केस का था, क्या हो रहा था राम मंदिर के केस में, हम पार्टीज की तो बातें सुन ली थी और फिर जजेस ने बोल दिया वी विल टेक इट अंडर द जुडिशियल कंसिडरेशन एंड पास द ऑर्डर। फिर उन्होंने अपना अपना डिस्कशन किया और ऑर्डर पास किया। तो दैट इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। जजेस जिस पे बातें करेंगे वो है अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन एंड देयरफॉर प्रोहिबिटेड फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड देयरफॉर प्रोहिबिटेड फॉर पब्लिक डिस्कशन। तो पब्लिक को इस पर डिस्कशन करना फिर अलाउ नहीं है। Okay, now next is sub rosa. Sub rosa is confidentially done in secret. Confidentially done in secret. किसी को कानों कान खबर ना लग के जो काम किया जा रहा है उसे बोला जाएगा sub rosa. Now next is sui generis. Sui generis मतलब one of its own kind in a class by itself. One of its own kind in a class by itself. यानी हम हमारे कोई दोस्तों को बोलते हैं ना, भाई ये तो एक अजीब ही नमूना है, एंटिक ये, तो वो क्या है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड ही है वो भी। तो वो क्या हुआ हमारा सू जेनेरिस हुआ। क्या है वो सू जेनेरिस। ये सू जेनेरिस मतलब ही इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड, नमूना है, एंटिक ही है। तो ये बोले नहीं आई एम यूनिक, नहीं नहीं बेटा तू एंटिक है। हम छेड़ते ना हमारे दोस्तों को, तो ये क्या वो तब हमें पता नहीं था कि हमारे इसके लिए एक वर्ड भी है, वो है सू जेनेरिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज समम बोनम। नेक्स्ट क्या है, समम बोनम। इट्स चीफ गुड, सुप्रीमली गुड, इट्स अ ग्रेटेस्ट सुप्रीम ऑफ गुड, आई गेस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सुप्रीम गुड। ओके, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सुप्रीम गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही, मतलब इससे भारी चीज कोई हो ही नहीं सकती। इज चीफ गुड, यानी जैसे बुद्धिज्म है वहां पे बोला गया, इवन जैनिज्म है वहां बोला गया है कि भाई आपको जब मोक्ष मिल जाता है ना तो वो लाइफ का आपके बेस्ट मोमेंट होता है। मोक्षा इज सबका, क्या बोलते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का ऐसे कि मोक्षा मिले, मोक्ष मिले, तो वही है निर्वाणा इज द सब sanam bonum of Buddhists. Nirvana is the sanam bonum of Buddhists, like it is the supreme good of the chief good of the Buddhist. Then next, terra incognita. terra incognita. अब यहाँ देख लो, incognita जो वर्ड है, हम लोग इनकॉग्निटा मोड पे ब्राउज करते हैं सब लोग, है ना, क्रोम पे, इस पे, उस पे, इनकॉग्निटा मोड पे ब्राउज करते हैं ताकि इसकी हिस्ट्री कहीं डिटेक्ट ही ना हो, वो इनकॉग्निटा। एंड टेरा इज टेरिटरी, टेरा इज टेरिटरी। तो इनकॉग्निटा, टेरा इनकॉग्निटा मतलब ऐसी टेरिटरी जिसका किसी को अता पता ही नहीं है, आज तक किसी ने उसको अनडिस्कवर्ड है, वो टेरिटरी इज टेरा इनकॉग्निटा, यानी अननोन टेरिटरी, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड, किसी कोई वहां पे गया ही नहीं। जैसे एक कंट्री है पापा जेनुआ बोल के, पापा जेनुआ, ये कंट्री आज से 1 या 2 साल पहले तक अनटच थी, अनएक्सप्लोर्ड थी, हार्डली किसी लोगों को पता था इस कंट्री के बारे में। रिसेंटली 1-2 बड़े ट्रैवलर्स ने उसके बारे में ब्लॉग्स बनाए तो लोगों को पता चला, ओ पापा जेनुआ बोल के भी एक कंट्री है, नहीं तो अभी तक वो क्या था, किसी को पता ही नहीं था। तो वो कंट्री क्या थी, टेरा इनकॉग्निटा थी, किसी को पता ही नहीं था उसके बारे में, क्या बोलते उसे, अनएक्सप्लोर्ड थी, अनडिस्कवर्ड थी, तो वो क्या है, टेरा इनकॉग्निटा। नेक्स्ट इज टूर डे फोर्स। नेक्स्ट क्या है, टूर डे फोर्स, अ नोटेबल फीट ऑफ स्ट्रेंथ और स्किल। मतलब क्या हो रहा है, अ नोटेबल फीट ऑफ स्ट्रेंथ और स्किल, यानी भाई मास्टर इन दैट स्किल या मास्टर इन दैट फील्ड, वो जो भी फील्ड में है भैया वो उस फील्ड का क्या है, मास्टर, बहुत भारी है वो उस चीज में, उसको कोई हाथ ही नहीं दे सकता। ओके, नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायरस, पढ़ा है आपने कंपनी लॉ में, बियॉन्ड द अथॉरिटी। नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायरस इज बियॉन्ड द अथॉरिटी, किसी के अथॉरिटी के बाहर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस।
जैसे पुलिस वाले हैं, आजकल पुलिस वाले लॉकडाउन के बाद उन्होंने काफी ऐसी चीज की जो उन्होंने नहीं करनी थी, बहुत सी अच्छी चीजें की है, आई एग्री, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें जो रिसेंटली न्यूज में बहुत आ रही है, 2 लोगों का मर्डर किया गया है तमिलनाडु में पुलिस के हाथों, तो दैट वाज अल्ट्रा वायरस, दैट वाज बियॉन्ड देयर अथॉरिटी। नाउ नेक्स्ट इज वाइसा वर्सा, वाइसा वर्सा यानी कन्वर्सली, अदर वे राउंड, क्या है ये, कन्वर्सली अदर वे राउंड। नेक्स्ट इज, ओ सॉरी एक भूल गया, एक है वर्बटिम, क्या है एक वर्बटिम, वर्बटिम का मीनिंग क्या है, वर्ड बाय वर्ड बाय हार्ट करना। हम स्कूल में थे, यानी हम स्कूल में थे जब हम लोग क्या करते थे, हम हर चीज ऐसी रट्टा मारते थे, बाय हार्ट करते थे, वर्ड बाय वर्ड जैसा है वैसा हमको याद हो जाता था, तो वो क्या है, वर्बटिम। देन नेक्स्ट इज विडल स्टेट, नेक्स्ट क्या है, विडल स्टेट, विडल स्टेट का इज नेमली फॉर नॉर्मल मोर फॉर्मल टर्म फॉर विज, मोर फॉर्मल वर्ड फॉर विज, यानी यूज टू क्लैरिफाई समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन सेट। अब आपने कुछ बोल दी चीज है तो अब उसको हम क्लैरिफाई करें, अच्छा हाँ मैंने ये बोला था ना, मतलब इसका मतलब ऐसे ऐसे मेरे को बोलना था, तो दैट इज विडल स्टेट। आप बच्चों के साथ, आप आपके साथ दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि देख मैं ना यहाँ गया था, फिर मैं ना कल्चर गया था, तो वहाँ पे अच्छा वैसे कल्चर तेरे को पता है क्या, वो कल्चर है ना वो एफसी रोड वाला है ना वहाँ पे, तो ये जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया ना, वैसे वो कल्चर जो है एफसी रोड पे जो है वो कल्चर में मैं गया था, तो ये जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इसको बोलते हैं विडल स्टेट, यानी आप किसी चीज को और एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, उसका मीनिंग बता रहे हो, तो वो है विडल स्टेट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइसा विस, यानी ऑपोजिट ऑफ, सिटिंग ऑपोजिट ऑफ, या फिर इन रिलेशन टू, कंपेयर्ड विथ, इन पोजिशन फेसिंग वन अनदर, इन कंपेयर्ड विथ, फेसिंग वन अनदर, आमने सामने बैठे हो, अभी आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो और आपको कोई एक अंकल मिल गए जो बहुत इंटरेस्टिंग से थे, तो यू आर लाइक दैट अंकल एंड आई वर सिटिंग वाइसा विस ऑन द ट्रेन, ठीक है, तो ये क्या हम बोल रहे हो आप, वाइसा विस इन द ट्रेन। हाँ, अब ये क्या बोल रहे हो आप बोल रहे हो कि भाई हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। नेक्स्ट इज आपका जो है वाइवा वोज, आप इतने वाइवास दे चुके अभी तो आपको इसकी आदत हो गई, ओरल एग्जामिनेशन। देन नेक्स्ट इज वोपोपुली, नेक्स्ट क्या है, वोपोपुली या वो डे, वोपोपुली या वो डे, यानी वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ पीपल, लोगों का पॉपुलर ओपिनियन जो लोग बोल रहे हैं वो गवर्नमेंट को सुनना ही होगा, वॉइस ऑफ लोग, बहुत सारे लोगों का अगर एक साथ एक ही बात बोली जा रही है तो वो वॉइस ऑफ पीपल हो जाता है या पॉपुलर ओपिनियन हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए लिया जाए तो आप ये बोल सकते हो, वोपोपुली हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू root out corruption from the country, Wopopuli has forced the government to root out corruption from the country, यानी क्या हो गया, वॉइस ऑफ पीपल, लोगों ने इतना जोर डाला गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट को करप्शन उनके कंट्री में से हटाना पड़ा। इंडिया में पॉसिबल है क्या, है, बट गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, तो वोपोपुली नहीं हो पा रहा है हमारा ठीक तरीके से। तो नेक्स्ट जो लास्ट वर्ड है, यहाँ तक के वर्ड्स ठीक थे ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, इसमें तो बहुत से वर्ड्स आपने पढ़े, मुझे पक्के से गारंटी है, और जो आपने वर्ड्स पहले से पढ़े मुझे जरूर बताना कि आपको इसमें से कौन से वर्ड्स ऑलरेडी पता थे। एक दो वर्ड्स तो मुझे पता है कि आपको पता हो, बट और कौन से वर्ड्स थे जो आपको पता थे वो भी बताना, ठीक है। जो लास्ट वर्ड है ना, ये है जस्ट द गिस्ट। इसका स्पेलिंग जो है ना एक्चुअली ऐसा है, इसका स्पेलिंग, इसमें आई गेस मिस्टेक है, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो ये वर्ड कहीं मिला नहीं है, बट इसका जो स्पेलिंग है ना थोड़ा गलत है, इसमें एक वर्ड उन्होंने खा गया, तो इट इज ZEIT, इज जेस्ट, ओके। देन गिस्ट, GEIST इज गिस्ट, इज सॉरी IST is gist, just the gist, IST is gist, is just the gist, okay,
देन डिफाइनिंग स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड और एज, इसका मीनिंग क्या है? डिफाइनिंग स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ और एज। अब अगर आप लोगों में से किसी ने टीवीएफ की ये मेरी फैमिली, अगर ये सीरीज देखी है या ये सीरियल देखी है, सारी सीरीज एक सीजन आया है इसका, अगर आप लोगों ने देखा है तो उधर आपने देखा होगा कि नहीं, ये कोई 90s के टाइम की बात की जा रही है। आप लोगों के लिए शायद ही, आपको शायद ही इसमें कुछ याद होगा, बट अगर आपके एल्डर सिस्टर या ब्रदर्स है तो उनको पूछना, उनको ये टाइम बहुत अच्छे से याद है, जैसे नॉस्टैल्जिया फील होता है वो याद करके, यार क्या दिन थे हमारे, बहुत अच्छे थे हमारा चाइल्डहुड, ऐसे हमको फील हुआ था वो सीरियल देखे। तो वो स्टोरी कहाँ की थी? 90s के टाइम की थी, है ना, 90s के टाइम की थी, और वो पूरा उसी हिसाब से बनाई गई थी, उसी तरीके से बनाई गई थी, वही 90s का फील आ रहा था वो देख के। एंड वी वर मिसिंग आवर चाइल्डहुड डेज, सीरियसली बहुत बुरी तरीके से याद आ रही थी हमारे बचपन की। तो वो कौन सा टाइम था? वो एरा था, 90s का एरा था। तो अगर अब वो सीरियल के बारे में अगर मुझे बोलना है कि उसने किस तरीके से 90s के फील को एकदम हमें बहुत सही फील कराया है, बहुत एकदम से नॉस्टैल्जिया फील कराया, तो वो कैसे बोलूंगी मैं? देखो, द स्टोरी कैप्चर्ड इन ये है मेरी फैमिली was just the gist of the late 90s, was just the gist of the late 90s, या फिर नहीं, the story captured in ये मेरी फैमिली is just the gist the 90s feel, okay, the late 90s feel, it was not late 90s, actually it was full 90s only। तो late 90s में तो चीजें काफी चेंज होने लगी, तो 90s के स्टार्ट की टाइम है, तो क्या था? एनीवेज वापस से जस्ट द गिस्ट, यस, द स्टोरी कैप्चर्ड जस्ट द गिस्ट ऑफ 90s, द स्टोरी कैप्चर्ड जस्ट द गिस्ट ऑफ 90s। कौन सी? ये मेरी फैमिली, ये मेरी फैमिली हैव कैप्चर्ड जस्ट द गिस्ट ऑफ, सॉरी हैव कैप्चर्ड नहीं बोलेंगे, यस हैव कैप्चर्ड बोलेंगे, हैव कैप्चर्ड जस्ट द गिस्ट ऑफ 90s, ओके। ये थे हमारे कुछ फॉरेन वर्ड्स। यहीं पे गुड न्यूज आप लोगों के लिए, खत्म होता है हमारा वोकैबुलरी चैप्टर। आसान है चैप्टर, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्ट्रेस लेके मत पढ़ना, डेली बेसिस पे रीडिंग करोगे और आप कहीं और कुछ चीजें, आप इतना मुझे पता है कोई एकदम सीरियसली पढ़ाई नहीं कर रहा है, टाइम पास आप इधर उधर कर ही रहे हो, तो जब आप कुछ टाइम पास करो वहां पे आपको ये वर्ड्स कैच होंगे, पक्के से कैच होंगे, देख लेना आपको बहुत ये दिखेंगे कि अरे यहाँ पे ये वर्ड मिला, अरे वहां पे ये वर्ड मिल रहा है, तो आपको ये वहां से इस तरीके से आपको उसको याद करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हम द एंड करते हैं हमारे वोकैबुलरी का। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग से चैप्टर के साथ। तो चलिए यहाँ पे दी एंड, बाय बाय, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, हैप्पी स्टडिंग, पढ़ते रहो, इसका रिविजन करते रहो, ओके देन, बाय।